हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पढ़ाई तुम्हारे द्वार अंतर्गत ऑनलाइन क्लास में आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 2 की वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के बारे में। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है हॉर्नबिल बुक की क्लास 11th के लिए चैप्टर 2 में जो है ये जो स्टोरी है ये स्टोरी इज़ अबाउट टॉक्स अबाउट ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। एक 37 ईयर्स का बिजनेसमैन रहता है जो कि बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि वो राउंड द वर्ल्ड एक चक्कर लगाया जाए, वोएज पर चक्कर लगाया जाए। वोएज मतलब ये समझ लीजिए कि वोएज का मतलब होता है जर्नी बाई सी, समुद्र में यात्रा करना, पानी से जल मार्ग से यात्रा करना। वो उसका शौकीन रहता है और वो फैमिली सहित इस यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाता है। तो वो फैमिली सहित जिसमें उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और 2 क्रू मेंबर हैं। वो जर्नी पर निकलता है तो रास्ते में वेदर के कारण और वेव्स के कारण क्या डिफ़िकल्टी वो फेस करता है, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। और सक्सेसफुली वो फाइनली घर वापस आ जाते हैं और जो उनका डेस्टिनेशन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबी यात्रा होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इससे पहले यदि आज किसी कारण से आपको यह लेसन समझ में नहीं आता है तो ये लेसन पूरा आपको यूट्यूब चैनल में उपलब्ध रहेगा। पढ़ाई तुम्हारे द्वार के साथ साथ कैरियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप जाकर इस वीडियो को देख सकेंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। स्टोरी शुरू होती है जुलाई 1976 में। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये जो स्टोरी इसमें जो ऑथर है, लेखक है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि नरेटिव स्टोरी, इसको बोला जाता है नरेटिव, नरेशन, कथा। ये नरेटिव स्टोरी है। इसमें ऑथर या लेखक नरेटर है जो कि एक मेन कैरेक्टर प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। 37 ईयर्स ओल्ड है, वो बिजनेसमैन है। मेरी है उसकी वाइफ है नरेटर की, जोनाथन है उसका लड़का है, बेटा है, सुजैन है उसकी बेटी है। और उसका जो बोट रहता है, बोट है वो वेव वॉकर कहते हैं। काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है, 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन इसका वेट है। वो लकड़ी का बना हुआ है, वुडन होल्ड है। और जो नरेटर है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि ही प्रूव्ड एज ए ग्रेट कैप्टन। एक ग्रेट कैप्टन के रूप में वह काम करता है, ग्रेट फादर के रूप में वह काम करता है, विभिन्न चैलेंजेस को वो फेस करता है। और ये मान के चलिए कि अगर वो नहीं होता तो फैमिली, उसकी जो स्किल है, सी फेयरिंग की स्किल है, जो दक्षता है, कौशल है, जो समुद्री यात्रा का करने का, उसके चलते फैमिली की लाइफ बच जाती है। मेरी नरेटर की वाइफ है, सी वाज करेजियस एंड ब्रेव वुमेन, काफ़ी हिम्मत बंधाती है जब मुश्किल में रहते हैं। और सी स्टीयर्ड द बोट अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड्स इंस्ट्रक्शन। एक समय ऐसे आता है कि अपनी पत्नी को कमांड देता है तो वो उनके अनुसार बोट को हैंडल करती है और काफ़ी सपोर्ट करती है नरेटर को, अपने हस्बैंड को। अब उनकी जो डॉटर है 7 ईयर्स ओल्ड है, सुजैन नाम है उसका, काफ़ी ब्रेव है। इवन उसके हेड पे इंजरी भी आ जाती है। सी वाज क्रिटिकली इंजर्ड एट द टाइम द ह्यूज वेव स्ट्रक द बोट। हर आइज़ वेयर टेरिबली स्वोलन। आँख के ऊपर में चोट के कारण काफ़ी सोलो मतलब फूल जाता है, सूजन आ जाता है। देयर वाज ए कट ऑन हर आर्म में कट भी लग जाता है भुजा में। सी डिड नॉट क्राई, उसके बावजूद रोती नहीं है और अपने फादर को बोलती है कि बस सब ठीक ठाक है। और हालांकि हकीकत में यह नहीं रहता, वो घायल रहती है और 6 माइनर ऑपरेशन उसके बॉडी में करने पड़ जाते हैं। इसके बाद जोनाथन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, जोनाथन वाज गॉर्डन कुक्स, जो नरेटर है गॉर्डन कुक, उसका 6 साल का बेटा है जो कि कंपनीड हिम ऑन द राउंड द वर्ल्ड जर्नी। और उसके बाद आफ्टर द वेव वॉकर वाज टेरिबली ब्रोकन बाय द कोलोसल वेव,
ही आल्सो बिहेव वेरी करेजियस, काफ़ी बहादुर लड़का रहता है और अपने फादर और अपने फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करता है और लास्ट तक वो हिम्मत नहीं हारता है। दो मेन कैरेक्टर है जो क्रू मेंबर के रूप में इसमें काम करते हैं, लैरी विजिल और हर्ब सीजलर। लैरी विजिल और हर्ब सीजलर वे टू प्रोफेशनल सेलर रहते हैं, प्रोफेशनल सेलर हैं जो नाव चलाने वाले, whom the narrator hired at Cape Town to tackle one of the world roughest seas। जैसा कि वो जो सी जर्नी में जा रहे हैं काफ़ी रफ़ रास्ते वाला होता है, मतलब उसमें किस प्रकार के वेव्स आएंगे, किस तरह का समुद्री यात्रा होगी, कठिनाई भरा, ये सब उसे पता रहता है। इसके चलते वो दो हायर करता है, दो जो एक्सपर्ट सेलर हैं नाव चलाने वाले, लैरी विजिल और हर्ब सीजलर, इनको वो हायर करता है पैसा देकर जो भी है। और मतलब एक समय ऐसे आता है कि बोट पे पानी भर रहा होता है तो दे पम्प्ड लाइक मनी मैड मैन, है ना, किसी पागलों की भांति वो पानी को हटाते हैं, मतलब वो लाइफ बचाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसमें कैप्टन जेम्स कुक के बारे में वर्णन है। कैप्टन जेम्स कुक ये समझिए कि ये फेमस एक्सप्लोरर होता है, यात्रा करने वाला होता है जो 200 साल पहले इस यात्रा कर चुका रहता है, समुद्री यात्रा। इसी की डुप्लीकेट करने के लिए नरेटर प्रयास करता है। क्रूमैन आपको मैं बता चुका हूँ, जो एयरक्राफ्ट या शिप होते हैं उसमें चलाने वाले जो मेंबर्स होते हैं क्रूमैन होते हैं। और ये कुछ पार्ट हैं, ये जब बोट होता है, बोट का मेन सेल होता है, मास्ट होता है, मास्ट मतलब कि पोल, लंबा सा पोल फ्रंट साइड का होता है, जीब होता है, पर्दा कह सकते हैं, जीब जो है बैक साइड रहता है, बूम होता है, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। गेल एक वर्ड आता है, गेल दैट मीन्स इट्स स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक बहुत तेज़ तूफान जैसा हवा है जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। आइए हम अन्य आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक मैप है, मैप आप देख लीजिए। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो जर्नी शुरू किए हैं। ये जर्नी शुरू करते हैं, ये प्लेस का नाम है प्लेमाउथ, यहाँ से वो जर्नी शुरू करते हैं और यहाँ से जर्नी करते हुए इधर से जाते हैं, फिर बैक साइड, ये गोल मैप है ना, ऐसे करके ये ऐसे विभिन्न डिफ़िकल्टी के बाद ये वहाँ वापस आ जाते हैं। ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये गेल्स है, स्ट्रॉन्ग गेल्स कैसे होता है ये देख सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग गेल्स का यहाँ पे वर्णन है, स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब तेज़ हवा का वर्णन है। ये सेलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान स्टॉर्म जीप का वर्णन है। स्टॉर्म जीप आप देख सकते हैं, ये जो है एक पर्दा होता है जो बोट में रहता है। ये ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन द शिप। मास्ट मतलब आप देख सकते हैं, ये जो लंबा पोल दिख रहा है दैट इज़ मास्ट, ये उसका मास्ट है। और ये जीप है, ये वाला पोर्शन है, फ्लाइंग जीप, ये फ्रंट वाला पोर्शन है, तो ये आपको समझने ज़रूरी है। और इसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो प्रॉब्लम आता है इस तरह से आता है, इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, ये इस तरह से वो उन्हें ऐसे वेव्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको दिखा दें। और कुछ टूल्स हैं जिनका प्रयोग वो लाइफ बचाने के लिए करते हैं। आइए हम अब शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। इन जुलाई 19 स्टूडेंट्स, आप अपने पास बुक रखिए और बुक रखिए, उसके साथ मैं टेक्स्ट को पढ़ते हुए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताते जाऊंगा। फिर आप पेंसिल के साथ अपने बुक में उन वर्ड्स का मीनिंग पेंसिल से लिखते जाइए, नहीं तो एक रफ़ कॉपी रख के उसमें लिखते जाइए, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हिंदी ट्रांसलेशन में बताऊंगा तो वो आपको समझने में आसानी होगी। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6 years old, daughter Suzanne 7 years, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook.
for the longest time, Mary and I अपना introduction दे रहा है. 37 years old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Our बोट वे वाकर नाम रखा है बोट का, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया है 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी हैड been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. ये जुलाई 1976 की बात है, जब माय वाइफ और मेरा पुत्र जोनाथन, पुत्री बेटी सुजैन और मैं प्लेमाउथ इंग्लैंड से रवाना होते हैं. 200 वर्ष पूर्व की बात है. कैप्टन जेम्स कुक ये इस यात्रा को कर चुके थे और हम उसका डुप्लीकेट करना चाहते, दोहराना चाहते थे. लंबे समय से मैं, जो कि अपने बारे में 37 ईयर्स का मैं बिजनेसमैन हूँ, इस जो फेमस एक्सप्लोरर है कुक, उसकी यात्रा का पूरा मैं भी स्वयं पूरा करने का सपना देखता हूँ. हमारा जो बोट है वेव वाकर, उसका डिस्क्रिप्शन आप समझ गए. 23 मीटर लंबा है, 30 टन का है, लकड़ी का बना हुआ है और समुद्री यात्रा वोयेज के अनुरूप बनाया गया है. महीनों लग गए थे इसे बनाने में. हमने द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ Africa to Cape Town. There, before heading east, we took 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. आप देख सकते हैं 2 लोगों को इन्होंने अपने साथ हेल्प ले लिया. एक कौन था? अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सीजलर, ताकि इस लंबी यात्रा को अच्छे से वो पूरा कर सकें. पैराग्राफ 4 देखते हैं, पेज नंबर 14, पैराग्राफ 4. ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली. स्ट्रॉन्ग गेल्स मैंने आपको बताया था, गेल्स मतलब जो तेज़ हवाएं हैं, दैट इज गेल्स, है ना. few weeks they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. गेल्स चली हो तो कंट्रोल था, लेकिन वहाँ पे जो उसके कारण से जो वेव्स बह रही थी, जिसकी हाइट, वेव्स तरंगों की हाइट लगभग 15 मीटर थी, जो कि किसकी हाइट के बराबर था? मास्ट के. मास्ट दैट मीन्स में दिखाया था, मास्ट सामने का पोर्शन का एक पोल होता है, पर्दा जिसमें लगा रहता है, उसकी ऊंचाई तक ये गेल के कारण से तरंगें उठ रही थी, जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी, अलार्मिंग ख़तरनाक थी. दिसंबर 25 की बात है. दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन. डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. At dawn, सुबह की बात है, dawn means सुबह. At dawn on January 2nd, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to ears. To slow the boat down, we dropped the storm jeep and laced a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double laced everything.
then we everything went through our life raft drill. Attached lifelines, done, dunt oil skins and life jackets and wetted. दिसंबर 25 की बात है। हम लोग केप टाउन के पूर्व तक लगभग 3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। ख़राब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। नए साल के दिन भी मौसम ख़राब रहा, लेकिन हमने सोचा कि जल्दी बदल जाएगा। अब यह जो बदलना था वो और वर्ष हुआ, वर्ष मतलब और ख़राब हुआ। 6वें पैराग्राफ में देखिए, सुबह का समय, ये डान, DAWN डान मतलब सुबह, एकदम भोर, 2 जनवरी की सुबह का समय था। वेव्स वास्तव में बहुत बड़ी थी। हम लोग एक छोटे पाल के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हम लोग वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टोन जीप, जीप जो है पाल बोल सकते हो, पर्दा, आगे बढ़ रहे थे। 8 मील तक हम आगे बढ़े। जैसे ही हमारा बोट लहरों के साथ ऊपर उठ रही थी, हम चारों तरफ समुद्र को देख रहे थे, चारों तरफ समुद्र को देख रहे थे। और वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि लहरें की जो आवाज़ है, लहरों की जो आवाज़ है, हमारे कानों को दर्द पहुँचा रही थी। और जो बोट को धीरे करना पड़ रहा था। हमारा छोटा सा जो जीप है नीचे गिर गया था और उसे लंगर वाली रस्सी से हम बांध कर रखे थे। फिर सभी चित्रों को दोहरे रस्सी से बांध कर रखे थे, जिसमें हमारे लाइफ का बोट, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लाइफ सेविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि रस्सी या मोम और अन्य जो रक्षा कवच वाले हैं, सब हम पहन कर भी तैयार होने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। लाइफ जैकेट जो बोलते हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m. came at about 6 p.m. with an ominous silence. चुपचाप the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. ये पैराग्राफ 7th है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 7th देखिएगा। ये द फर्स्ट इंडिकेशन मतलब इशारा, जो फर्स्ट इंडिकेशन था विपत्ति का, प्रॉब्लम का, 6 बजे सुबह का था, शाम का था, 6 बजे शाम का था। हवा कुछ कम हुई, आकाश में अचानक काले बादल घिर गए थे। फिर गर्जना शुरू हुई और एक विशाल बादल हमारे कश्ती के ऊपर छा गया था। हमारे कश्ती मतलब हमारे बोट के ऊपर छा गया था। भय के साथ मैंने यह महसूस किया कि यह क्लाउड नहीं था, बल्कि एक ऐसा लहर था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधा ऊपर की ओर था और अन्य लहरों से दुगुना था और बड़ा ही भयानक था। मतलब वहाँ पर लहरें ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर उठी थी कि वो लगा था कि वो क्लाउड है। पैराग्राफ 8 देखिए, द रोवर इंक्रीज टू थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of the flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. पैराग्राफ 8 ये जो हम लोग देख रहे थे, पैराग्राफ 8 का हम ट्रांसलेशन देखें। द रोवर इंक्रीज, रोवर मतलब दहाड़, यह जो दहाड़ से मतलब है जो थंडरिंग हो रहा था उसका, यह जो रोवरिंग था ये गर्जना में बदल रही थी। जैसे ही बोट का पिछला हिस्सा लहर के सामने आई, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं उस पर बैठ चुका हूँ।
लेकिन उसी समय जहाज़ की छत पर एक भयानक धमाका हुआ। हरे और सफ़ेद प्रचंड धारा समाज पर पड़ा, जहाज़ पर पड़ा। प्रचंड जो स्टॉर्म है, धारा है, जहाज़ पर पड़ा। मेरा सिर पहिए से टकराकर जैसे टूट गया हो, चकनाचूर हो गया हो। ऐसे लगा जैसे मैं जहाज़ पर तैर रहा हूँ और वेव्स के नीचे डूब रहा हूँ। मैं अब एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अब डेथ की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप का होश भी खो रहा था और काफ़ी शांति का अनुभव कर रहा था। फेल्ट क्वाइट पीसफुल, शांत अनुभव कर रहा था। पैराग्राफ 9। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड popped out of the water a few meters away. Wavewalker was near, capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wavewalker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, ribs pasliya, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. पैराग्राफ 9। पैराग्राफ 9 का अनएक्सपेक्टेडली, ये अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, अचानक से मैंने अपना सिर पानी से ऊपर उठाया। कुछ मीटर दूर हमारा जो बोट था अब डूबने के कगार पर था। उसका मस्तूल है ना, नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट मस्तूल, हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मस्तूल था लगभग समतल हो रहा था, हॉरिजॉन्टल। तब यह घुमड़ती हुई वेव्स ऊपर आई। मेरा जीवन रक्षा जो जैकेट था तन गया था। मैं झपट्टा मारकर गार्ड रेल को पकड़कर बोट के जो मेन डंडे को पकड़ा था। बाद में आने वाली लहरों ने मुझे डेक के ऊपर उठा दिया। डेक मतलब बोट में जो सामने वाला पोर्शन होता है चबूतरा जैसा, जैसे कोई कपड़े का चिथड़ा पानी में तैर रहा हो। मेरी बाईं पसलियाँ टूट गई थी, रिब्स पसलियाँ टूट गई थी। मेरे मुंह का दांत भी टूट गया था, मुंह से खून भर गया था, मुंह में खून भर गया था। किसी तरह मैं जो स्पीड करने वाला जो पहिया है ना, समहाउ आई फाउंड द व्हील, वो स्पीड करने वाला जो पहिया रहता है ना, चक्कर लगा रहता है, उसको खोजा और जहाज़ के पिछले हिस्से को आने वाले जो वेव्स हैं उसे बचाने का उपाय किया। मैं हालांकि वेव्स से हंग ऑन, मैं ऊपर ही टंगा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पैराग्राफ 10। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। पानी, चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा था। मैंने महसूस किया कि जहाज़ में, बोट में नीचे से पानी घुस रहा था, लेकिन मैंने जो व्हील था, पहिया था, उसको छोड़ने का हिम्मत नहीं किया। मैं आगे जांच पड़ताल, कुछ इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना चाह रहा था। Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. Mary appeared. We are sinking, they screamed. The decks are smashed. We are full of water. We are full of water. पैराग्राफ 10 चल रहा था। चारों तरफ पानी पानी भर गया था, नज़र आ रहा था। मैंने महसूस किया, नरेटर बोल रहा, मैंने महसूस किया कि जहाज़ में नीचे से पानी प्रवेश कर रहा था, लेकिन मैंने जो व्हील था, जो आगे बढ़ने के लिए कहा जाए, वो व्हील स्टीयरिंग को छोड़ने की हिम्मत नहीं किया। मैं आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। सडन, अचानक जहाज़ के ऊपर का एक दरवाज़ा खुला, मेरी ओर आया। हम लोग डूब रहे हैं। मेरी आई, मेरी आके चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं, वो चिल्लाई। टेक द व्हील,
वह चीखी। जहाज़ को ब्रिज से टूट गया था, हम लोग पूरी तरह पानी में थे। टेक द व्हील आई शाउटेड, मैं चिल्ला कर बोला कि उस व्हील को पकड़ो। व्हील मतलब जो स्पीड कंट्रोल करने वाला जो व्हील है, चक्का है, उसको पकड़ो। और मैं दरवाजे को संभालते हुए तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था, स्क्रैम्बल चिल्लाना। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन। और जो क्रू मेंबर थे, मेरे साथी थे लैरी और हर्ब, वो दोनों किसी मैडमैन की तरह, पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग इट crazy angles. The whole starboard side bulked in boards, cloths, crockery, charts, tins, and toys slooshed about the deep water. वो टूटी हुई जो भी लकड़ियाँ थी वहाँ पर उल्टे सीधे तरीके से लटक रहे थे। पूरा दाहिना हिस्सा अंदर से फूला हुआ था। वहाँ पर पड़े हुए जो भी कपड़े थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, टीन थे, टॉयज़ थे, खिलौने थे, सभी पानी में इधर उधर बह रहे थे। पैराग्राफ 12। आई हाफ swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. मैंने पूछा उन्हें, बच्चों से, कि सब ठीक तो है? बोले हाँ, बोले, ऊपर बंक में थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट, सैड सू। सू बोली, सुजैन, कि मेरे सिर पर चोट आई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज़, उसके आइज़ के ऊपर में एक फूला हुआ हिस्सा दिखाकर बोली, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्स हेड्स। हाँ, ऊपर बिस्तर पर मेरे सिर पर थोड़ा चोट है, सू ने आँख ऊपर दिखाते हुए कहा था। अब मेरे पास तुम्हारे फूले हुए सिर को लेकर कोई चिंता करने का समय नहीं था, नरेटर बोलता है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, पैराग्राफ 13 है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू एंड कैनवास, कैनवास समझ सकते हो कि एक कपड़े जैसा कुछ भी है ना। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन। वी वर taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repair, we would surely sink. Sink यानी डूबना। मैं अपने हाथ पर स्क्रू, मोटा कपड़ा, जो कैनवास है, वो हथौड़ा सब लेकर स्ट्रगल कर रहा था। जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया था। दाहिना साइड का जो हिस्सा है ओपन होने की वजह से जो वेव्स का वाटर है हमारे ऊपर आ रहा था। यदि मैं इसका तुरंत रिपेयरिंग नहीं किया तो निश्चित तौर पर हम डूबने के कगार पर थे। सिंक, डूबना। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। सम वाटर continued to stream below. Some water